प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 11 चल रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। गत क्लासेस के अंदर हमने बाजार का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण, जिसमें हमने क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर और बिक्री के आधार पर एवं समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण का अध्ययन किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में बाजार का 3 प्रकार से वर्गीकरण या इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला आता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा आता है एकाधिकार और तीसरा आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर 3 प्रकार के बाजार शामिल किए जाते हैं। पहला आता है एकाधिकारात्मक, दूसरा आता है अल्पाधिकार एवं तीसरा आता है द्वयाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता की हम विस्तार से इस लेसन में चर्चा करेंगे और ये एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता ये नेक्स्ट लेसन में है, इसलिए हम उनकी वहां पर इसकी कंप्लीटली व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य ये होता है कि फर्मों की संख्या, बेचने वाले और खरीदने वाले अर्थात क्रेताओं एवं विक्रेताओं की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है। तो क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होने के कारण बहुत अधिक कंपटीशन या प्रतियोगिता उनमें पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अब दूसरा आता है एकाधिकार। एकाधिकार जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, मोनोपोली या एकाधिकार कि मात्र एक ही फर्म होती है बेचने वाली, इसलिए उसका क्या होता है, सर्वाधिकार होता है। नेक्स्ट आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इन दोनों के बीच की दशा है, अर्थात ना तो वो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और ना ही वो एकाधिकार होता है। अर्थात उसमें जो खरीदने और बेचने वाले या फर्मों की जो संख्या है वो इससे तो कम होती है, लेकिन एक नहीं होती, एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात उसमें इन दोनों के बीच का मेल होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया क्या, अपूर्ण प्रतियोगिता। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में 3 प्रकार के बाजार हैं, एकाधिकारात्मक, द्वयाधिकार एवं अल्पाधिकार। इनके बीच में अंतर हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं कि क्या इनके बीच में अंतर है। ये अंतर का जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। इस प्रकार से टेबल की फॉर्म में आपको आंसर करना है यदि ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो। सबसे पहले हमने लिया है क्रम संख्या, उसके बाद है अंतर का आधार कि किस आधार पर आपने इन समस्त प्रकार के बाजारों के अंदर अंतर किया है। सबसे पहले आता है फर्मों की संख्या, अर्थात विक्रेताओं की संख्या कैसी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, सबसे अधिक, यानी सब प्रकार के बाजारों में से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यदि पूर्ण प्रतियोगी बाजार है तो उसमें बेचने वाली फर्मों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब दूसरा आता है एकाधिकार। चूंकि एकाधिकार है, इसका मतलब क्या है कि बेचने वाली फर्म कितनी है, मात्र एक है। उसके बाद आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अब इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार हैं वो, और उसके बाद आता है अल्पाधिकार। अब इसमें बाजारों की संख्या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अधिक होती है और अल्पाधिकार में क्या होती है, उच्च होती है, थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी ज्यादा। नेक्स्ट आता है वस्तु का स्वभाव, अर्थात बेचे जाने वाली वस्तु विभिन्न फर्मों के द्वारा या उस फर्म के द्वारा कैसी है, उसकी प्रकृति के आधार पर यह अंतर किया गया है। सबसे पहला आता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि फर्मों की संख्या क्या है, अत्यधिक है, तो सभी की जो वस्तु होती है वो एक जैसी होती है। आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो सब फर्मों के पास अर्थात सब विक्रेताओं के पास एक जैसी वस्तु मिलेगी, वस्तु क्या होगी, समरूप होगी। नेक्स्ट आता है एकाधिकार। देखिए चूंकि है ही एकाधिकार, अर्थात जो वस्तु वो बेच रही है वो फर्म, वैसी वस्तु दूसरे के पास नहीं मिलती, तभी उसका एकाधिकार है। तो इसकी वस्तु की क्या विशेषता होगी,
कि जो एकाधिकार फर्म के द्वारा वस्तु बेची जा रही है उसकी कोई भी निकट प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि कोई उसकी वस्तु जैसी या उसके निकटतम प्रतिस्थापन वाली, प्रतिस्थापन से तात्पर्य ऐसी कोई वस्तु जो उस वस्तु की जगह काम में ली जा सके, तो ना ही तो वैसी वस्तु उसके अलावा कहीं बाजार में मिलती है और ना ही उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु कहीं और जगह पर मिलती है। इसीलिए उसका क्या होता है, एकाधिकार। तो एकाधिकार की वस्तु की स्वभाव या विशेषता क्या है कि वो जो वस्तु उस एकाधिकारी के द्वारा बेची जा रही है उसकी ना कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होती नहीं, और जो वो बेच रहा है उसका वो अकेला विक्रेता है। नेक्स्ट आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की वस्तुओं का स्वभाव क्या है, विशेषता क्या है, विभेदीकृत होती है। विभेदीकृत से तात्पर्य क्या है कि जैसे डिब्बे के कलर के आधार पर, पैकिंग के रंग के आधार पर, जैसे साबुन बेची जा रही है तो उसका साबुन का रंग अलग अलग होगा, विभेदीकृत होगी। तो इस प्रकार की वस्तुएं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होती है। विभेद किया जाता है उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी के आधार पर, उसकी पैकिंग के आधार पर, डिब्बे के आधार पर, वस्तु के कलर के आधार पर। तो इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, विभेदीकृत कर दिया जाता है वस्तुओं को। नेक्स्ट आता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में दोनों प्रकार की वस्तुएं होती है, वो समरूप भी हो सकती है अर्थात सब जगह एक जैसी भी हो सकती हैं, और विभेदीकृत भी हो सकती हैं अर्थात पैकिंग, रंग, कलर इत्यादि के आधार पर ये अलग अलग भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है अंतर का आधार, कि व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच या मांग वक्र की संरचना कैसी होती है उनकी। सबसे पहले आता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। आप पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मांग वक्र यदि आप बनाओगे तो वो बनता ही ऐसा है, और ऐसा मांग वक्र का तात्पर्य क्या है, अनंत लोच। तो इसमें लोच कैसी होती है, अनंत, क्योंकि यदि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र बनाया जाए तो वो कैसा बनता है, एक्स अक्ष के समांतर बनता है। अब ये इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनकी डिटेल से इनकी मांग वक्रों की व्याख्या नहीं करेंगे, जस्ट हमें इनके बीच के अंतर याद रखने हैं। अब आता है एकाधिकार। तो इसकी कीमत लोच क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जब इसका मांग वक्र बनाया जाता है तो इस प्रकार से बनता है। तो हमने अध्ययन किया है कि ऐसे मांग वक्र यदि संरचना होती है तो उसकी मांग की कीमत लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। मांग की अवधारणा मांग की कीमत लोच वाले लेसन में हमने ये अध्ययन किया है। अब आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अब इसका यदि मांग वक्र बनाया जाए तो वह इससे थोड़ा सा अधिक लोच का इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें क्या होती है, मांग की लोच अधिक होती है। और लास्ट आता है अल्पाधिकार। इसका जब मांग वक्र बनाया जाता है, स्वीजी का मॉडल है इसका, वो इस प्रकार से मोड़ युक्त बनता है। इस प्रकार से, चूंकि यहां पर देखिए एक बैंड है, मोड़ है, यहां पर यहां तक इस प्रकार जा रहा है, उसके बाद इस प्रकार जा रहा है। तो इसका मांग वक्र जो होता है वो कैसा होता है, मोड़ युक्त होता है। तो अल्पाधिकार की मोड़ युक्त मांग वक्र के द्वारा, स्वीजी के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, इसीलिए इसको स्वीजी का मोड़ युक्त मॉडल भी कहते हैं। तो ये इनके बीच के मोटे मोटे अंतर हैं जिनको हमने अच्छी तरह से याद करना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं कि क्या है पूर्ण प्रतियोगिता और क्या इसकी विशेषताएं हैं। चलिए तो चलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्या है इसकी परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी परिभाषा पर। तो क्या है पूर्ण प्रतियोगिता, यह बाजार की वह अवस्था है जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या पाई जाती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता क्या है, इस बाजार में क्रेता एवं विक्रेता अर्थात खरीदने वाले एवं बेचने वाले दोनों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है। और ये जो दोनों पक्ष होते हैं, कौन कौन से, क्रेता एवं विक्रेता, इन दोनों पक्षों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जिस कारण से इनके अंदर पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। फर्मों की संख्या अत्यधिक होने से, देखिए चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में हैं या उत्पादक फर्में हैं या जो पूर्ति करता है उनकी अत्यधिक संख्या होती है, इस कारण से कुल उत्पादन में या कुल पूर्ति के अंदर प्रत्येक फर्म का बहुत छोटा सा योगदान होता है, नगण्य योगदान होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म का
नगण्य योगदान होता है। इस कारण से कोई भी व्यक्तिगत फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्में हैं, तो यदि एक फर्म कोई कीमत बढ़ाती या घटाती है तो उसका कुल कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात वो कीमत को प्रभावित, जो बाजार की कीमत है या जो उद्योग की कीमत है उसको प्रभावित नहीं कर पाती। तो चूंकि कोई भी व्यक्तिगत फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए क्या है, वो जो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है उसी को स्वीकार कर लेती है और उसी के अनुसार अपनी समायोजित मात्रा को बेचती है। तो अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म कीमत ग्राही होती है, कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती। फर्म जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है, और जो कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा या मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, उसी को फर्म के द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, और उस कीमत पर कोई भी व्यक्तिगत फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेच सकती है। अब हम चलते हैं इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहली आती है क्रेता व विक्रेता अत्यधिक, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेताओं एवं विक्रेताओं की या खरीदने वाले या बेचने वालों की अत्यधिक संख्या होती है। दूसरा आता है समरूप वस्तु का उत्पादन। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती, कीमत स्वीकारक होती है, अर्थात समस्त वस्तुओं की कीमतें क्या होती है, एक जैसी होती है, इसलिए वस्तुएं भी क्या होती है, समरूप होती है। तो दूसरी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की क्या है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में समरूप वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट आता है फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या इस उद्योग में कोई भी फर्म जब चाहे तब उत्पादन शुरू कर सकती है, अर्थात इस उद्योग में प्रवेश कर सकती है, और कोई भी फर्म जब चाहे उस उद्योग को छोड़ के जा सकती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश और फर्मों का बहिर्गमन दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। जो उत्पादन के साधन है उनकी पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात वो जहां चाहे वहां पर उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं, उन पर कोई पाबंदियां नहीं होती, उनके मध्य गतिशीलता पाई जाती है। जो साधन है उत्पादन के वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कार्य करने के लिए कह लो स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट आता है क्रेता व विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो दो पक्ष हैं, खरीदने वाले एवं बेचने वाले, अर्थात क्रेता या विक्रेता, इनको बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, वस्तुओं के बारे में और वस्तुओं की कीमतों के बारे में भी। अर्थात बाजार में जैसे क्या कीमत चल रही है, अर्थात दूसरी फर्म के द्वारा कोई वस्तु किस कीमत पर बेची जा रही है, उसकी प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म को भी जानकारी होती है, और प्रत्येक क्रेता है, खरीदने वाला है, उसको भी जानकारी होती है, और प्रत्येक जो बेचने वाला है उसको भी जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक उपभोक्ता है, वो कोई वस्तु को खरीदने गया, उसे यदि विक्रेता वो 11 रुपए की दे रहा है, तो दूसरी दुकान पर या दूसरी फर्म पर वो कितने की मिल रही है, 11 की मिल रही है, 10 की मिल रही है, कितने की मिल रही है, उसकी जानकारी उस खरीदने वाले को रहेगी, ताकि वो उस वस्तु की ज्यादा कीमत उससे ग्रहण ना कर पाए, ना ले पाए। नेक्स्ट आता है परिवहन की लागतें अनुपस्थित। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति से क्या तात्पर्य है कि क्रेता एवं विक्रेता इतने नजदीक होते हैं कि परिवहन की लागतें नहीं होती, अर्थात विक्रेताओं को वस्तुओं को क्रेताओं तक जो खरीदने वाले हैं उन तक ले जाने के लिए किसी प्रकार के किराए भाड़े की आवश्यकता लगाने की नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में दूरी इतनी कम होती है, अर्थात क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के पास पास होते हैं, इसलिए परिवहन लागतें क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट चलता है फर्म कीमत ग्राही। इसकी हमने अभी चर्चा की कि चूंकि फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए कुल उत्पादन में या कुल पूर्ति में या बाजार में किसी एक फर्म का बहुत छोटा सा योगदान होता है, तो वो कोई भी एक फर्म बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए फर्म क्या होती है, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए कीमत ग्राही होती है। कीमत ग्राही से मतलब कीमत स्वीकारक, अर्थात जो कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित कर दी गई है उसी को वो क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। एवं मात्रा समायोजक। मात्रा समायोजक से तात्पर्य यह है कि उस निर्धारित कीमत पर कोई व्यक्तिगत फर्म
कितना सामान या कितना उत्पादन बेचना चाहती है, कितना उत्पादन करना चाहती है, ये उसके स्वयं पर निर्भर करता है। अर्थात वो इस कीमत के अनुसार जो उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई है उसके अनुसार अपनी उत्पादन मात्रा को समायोजित कर लेती है, उसके अनुसार वो उत्पादन करती है। नेक्स्ट आता है गला काट प्रतियोगिता। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है, इसलिए इस जो प्रतियोगिता है, इतने ज्यादा कंपटीशन को अर्थशास्त्र की भाषा में गला काट प्रतियोगिता का नाम दिया गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या पाई जाती है? गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थात फर्मों के मध्य बहुत अधिक कंपटीशन प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये थी पूर्ण प्रतियोगिता एवं इसकी विशेषताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किस प्रकार से उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण किया जाता है मांग एवं पूर्ति के द्वारा, और किस प्रकार से कोई भी फर्म के द्वारा वो कीमत स्वीकार कर ली जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।